नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। नहले पे दहला के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आज चुनावी राज्यों में पार्टियों के दावे के नहले पे हम दिखाएंगे ओपिनियन पोल का दहला। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। एमपी में बीजेपी ने अब की बार 200 पार का नारा दिया है, तो छत्तीसगढ़ में मिशन 65 चल रहा है। कांग्रेस दावा कर रही है कि तीनों राज्यों में उसकी सरकार बनेगी, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? जनता किससे खुश है, किससे नाराज और किससे कंफ्यूज? इसका विश्लेषण आज हमारे साथ देश के वो नामी गिरामी पत्रकार करेंगे जो राजनीति की जमीनी सच्चाई समझते हैं और चुनावों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। हम आपको देश के बड़े पत्रकारों का ओपिनियन पोल दिखाएंगे और उनसे समझेंगे कि किस राज्य में कौन कितने पानी में है। तो इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रदीप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ एनके सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेरी सहयोगी पूर्णिमा मेरे साथ हैं। पूर्णिमा, बिना देर किए हम सबसे पहले चलते हैं सबसे छोटे राज्य के डाटा पर। आप सबसे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ का डाटा दिखाइए। बिल्कुल, मैं दीपक जी सबसे पहले बता देती हूँ मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश में जहां पर 200 सीट, छत्तीसगढ़ की सबसे पहले बात 90 सीट का यहां पर आंकड़ा देख लीजिए क्या कहता है। ये पत्रकारों का ओपिनियन पोल है, जिसमें सबसे पहले हम वरिष्ठ पत्रकार अनुज गुप्ता की बात करेंगे। अनुज गुप्ता का एनालिसिस इसे क्या कहता है, आपसे कुछ ही देर बाद ग्राफिक्स आपके सामने होंगे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये ओपिनियन पोल पत्रकारों का है और अनुज गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार ये बताते हैं कि बीजेपी के खाते में 43 सीटें आएंगी, कांग्रेस के खाते में भी 43 सीटें आएंगी, और वहीं अदर्स की अगर आप बात करेंगे अन्य की, तो उनके खाते में 4 सीट आएंगी। ये अनुज गुप्ता का एनालिसिस कहता है। और अब ये अनुज गुप्ता का एनालिसिस यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आ चुका है नंबर वाइज वो क्या कह रहे हैं। इसके साथ ही हम बाकी पत्रकारों का एनालिसिस वो भी आपको बता रहे हैं, और साथ ही हम आपको एवरेज भी दिखाएंगे इन पत्रकारों का कि अलग अलग पार्टीज को लेके उनके सीट्स का एनालिसिस क्या कहता है, उसका एवरेज आप देखेंगे। लेकिन अरविंद मोहन वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं, उनके हिसाब से बीजेपी के पास 42 सीटें आएंगी छत्तीसगढ़ राज्य में, 40 सीटें कांग्रेस के खाते में और 8 सीटें आएंगी अन्य के खाते में। ये उनका एनालिसिस कहता है छत्तीसगढ़ में, जहां पर 90 सीट है। तीसरा, हम सबसे पहले एनके सिंह के एनालिसिस पर नजर डाल लेते हैं। एनके सिंह ये बता रहे हैं कि बीजेपी के खाते में 50 सीटें 90 में से, बड़ा आंकड़ा है ये, 90 सीटों में से 50 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। और वहीं एनके सिंह ये बता रहे हैं कि 35 सीटें कांग्रेस के खाते में आएंगी और 5 सीटें अन्य के खाते में आएंगी। और ये एनके सिंह का एनालिसिस है छत्तीसगढ़ की 90 सीटों को लेकर। उसके बाद अब प्रदीप सिंह का एनालिसिस क्या कहता है, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, वो ये कहते हैं कि 55 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी, वहीं 35 सीटें कांग्रेस के खाते में आएंगी और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा, यानी कि शून्य का आंकड़ा वो कहते हैं 90 सीटों में से अन्य के खाते में जाएगा। इसके साथ ही राहुल देव क्या कहते हैं, उनका एनालिसिस, उस पर भी दीपक जी फटाफट से नजर डाल लेते हैं। राहुल देव ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से 47 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी, 42 सीटों पर कब्जा कांग्रेस करेगी और वहीं अदर्स का खाता 1 तक सिमट जाएगा, यानी कि सिर्फ 1 सीट को 90 में से हासिल कर पाएंगे। ये राहुल देव का एनालिसिस कहता है। राहुल देव के बाद अब विनोद अग्निहोत्री क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ की 90 सीटों को लेकर। विनोद अग्निहोत्री ये बता रहे हैं कि 42 सीटें बीजेपी के पास आएंगी और कांग्रेस के पास 40 सीटें, वहीं जो अन्य है उनके पास 8 सीटें आने वाली हैं। ये एनालिसिस है। और अब फटाफट से हम इनका एवरेज जान लेते हैं कि एवरेज क्या कहता है। ये अलग अलग पत्रकार जिनकी तरफ से बताया गया कि क्या कुछ, अब औसत ये कहता है छत्तीसगढ़ राज्य में 47 सीटें जो हैं वो आएंगी बीजेपी के हाथों में और साथ ही 39 सीटें आएंगी कांग्रेस के हाथ में और जो 4 सीटें हैं वो अन्य के खाते में आएंगी। ये देखिए, ये एवरेज इस वक्त आप देख रहे हैं, अलग अलग पत्रकारों द्वारा किया गया एनालिसिस और उसका औसत, यानी कि 47 बीजेपी के पास, 39 कांग्रेस के पास और 4 जो है वो अन्य के पास। दीपक जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ये वहाँ कहा जाता है और छत्तीसगढ़ वाकई सबसे बढ़िया है। और 15 साल में वहाँ पर जो कामकाज हुआ है उसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो जमीन पर दिखाई देता है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ अमिताभ सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ मेरे साथ आलोक शर्मा जी भी जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दोनों से हम बात करेंगे। आलोक जी, क्या कारण है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी आप रमन सिंह का बाल भी बांका नहीं कर पा रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर? आपको क्या कारण लगता है, जोगी फैक्टर या आपकी खुद की अंदरूनी कमियां? देखिए, मैं समझता हूं दीपक जी, आपने जिस तरह के जो तमाम आंकड़े दिखाए हैं उसमें कहीं ना कहीं सीधी टक्कर नजर आ रही है
जोगी फैक्टर और तमाम फैक्टर्स के बावजूद अगर बसपा जोगी जी मिल गए हैं, उसके बावजूद अगर सीधी टक्कर नजर आ रही है। पिछले चुनाव में भी 0.75 वोट परसेंट का डिफरेंस था और सीटों में बीजेपी बाजी हाथ मार गई थी। मुझे लगता है कि जिस तरह की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, जिस तरह के तमाम पीडीएस से और तमाम घोटाले जो सामने आए हैं, इस बार बीजेपी की सरकार वहां से जाना तय है। आज वहां जिस तरह के हालात हैं, ट्राइबल एरियाज में चले जाइए, लगातार नक्सलिज्म बढ़ रहा है। नक्सलिज्म जिस डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं था उनमें भी फैल गया है। देश की जनता और खासतौर पर छत्तीसगढ़ की जनता बहुत चिंतन और मनन के साथ वोट डालेगी और पूरी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस वहां पर बहुमत की सरकार बनाएगी। अमिताभ जी, बहुमत की सरकार बनेगी इनकी या मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं? वैसे चूंकि हम लोगों का परिचय आपस में प्रतिद्वंदी पार्टी के रूप में ही हुआ है, इसलिए उनकी बात को सीधा काटने से ऐसा लगेगा कि मेरा बायस बोल रहा है। लेकिन जो एक विश्लेषण है वो मैं पत्रकारों की भाषा में ही बोलूं, जो अपने माननीय पत्रकार हैं, एनके सिंह साहब हैं, प्रदीप सिंह जी हैं, विनोद अग्निहोत्री हैं, मतलब आपने तो जो गैलेक्सी दिखाई है उसको देख के तो मुझे लग रहा है कि मैं आपको बधाई दूं। पहली बार ऐसा मुझे एक्सपेरिमेंट देखने को मिला टीवी में और कहीं भी कि ऐसे भी सर्वे हो सकते हैं और उसमें जो मानसिकता और जो वहाँ रुझान उनके आकलन से बन रहे, क्योंकि ये मुझे लगता है कि सर्वेक्षण नहीं है, उनका अपना विश्लेषण है और विश्लेषण इतने बड़े पत्रकारों का यदि है और आलोक शर्मा जी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं और वैसे दल के प्रवक्ता हैं जिनके मुखिया के बारे में कहा जाता है कंफ्यूज क्लाउन, तो जब उनके हिसाब से यदि ऐसा लग रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इतने दिग्गज पत्रकारों का आकलन है और हो सकता है कहीं आगे जाके बीजेपी के बारे में उनका आकलन विरोध में भी जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये कर सकते हैं। आकलन विरोध में भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर की जो एक चेहरे की वो कुटिल मुस्कुराहट प्यारी सी थी। कुटिल तो ना कहिए, कुटिल अरे कौटिल्य कुटिल था, कौटिल्य चाणक्य कुटिल था, लेकिन देखिए कितनी खूबसूरती है उनमें। तो आप में जो सुंदर सी कुटिल मुस्कुराहट थी, मुझे लग गया कि मैं अभी इस पे ज्यादा जाऊंगा तो बाद में मुझे डिफेंस करने में मुश्किल होगी। लेकिन फिर भी इतने बड़े पत्रकारों का जमावड़ा आपने जुटाया है, आपको बधाई। और उनका जो भी आकलन है वो उनका आकलन है और इसीलिए इस विषय पे तो मैं नहीं करना चाहता। आगे देखते हैं अभी आगे और क्या क्या होता है। आलोक जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भुना क्यों नहीं पा रहे हैं आप? एक सशक्त अपोजिशन क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्या जोगी जी ने आपको तगड़ा झटका दे दिया या फिर आपकी लीडरशिप वहां पर टोटली पंगु थी? देखिए, मैं समझता हूं आपको याद होगा दीपक जी के पिछले चुनाव से जस्ट पहले किस तरह से हमारे लगभग 50 जो सीनियर लीडर्स थे वो चले गए और जिस तरह से 2013 में रमन सिंह जी की सरकार आई, 2013 में केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और जिस तरह से भाजपा ने झूठा प्रचार जो किया मनमोहन सरकार के खिलाफ, वो तमाम फैक्टर्स ऐसे थे कि 2013 के अंदर 0.75 मात्र वोट परसेंटेज इनका ज्यादा रहा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी भी वहां पर बोलेगी। वहां के छत्तीसगढ़ के लोग पूछना चाहेंगे, मोदी साहब आपने हमें क्या दिया, कौन सा हॉस्पिटल बनाया, कौन सी इंडस्ट्री लगी, नक्सलाइट एरिया में क्या हुआ। मुझे लगता है कि इस बार रमन सिंह जी की भी एंटी इनकम्बेंसी और मोदी जी की भी, इसको बिल्कुल पूरी तरह से वहां पर दीवारों पर स्पष्ट लिखी हुई है कि इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, नमक में आपने शीशा मिला के दे दिया, आपने किस तरह से वैसे गंबूट और जूते दे दिए जिनसे कैंसर हो रहा था, भ्रष्टाचार का मुख्य अड्डा बन गया। पीडीएस में 36,000 करोड़ का घोटाला जिस तरह से सामने आया, मुझे लगता है कि इस बार ये घोटाला, अरे उस घोटाले को आप प्रूव कर पाए क्या? बचेगी और आप ना कोर्ट में कर पाए, ना जनता की अदालत में कर पाए, ना कहीं कर पाए। सिर्फ 36,000 करोड़ का घोटाला बोल देने से कुछ नहीं हो जाता आलोक जी, आपको कहीं ना कहीं प्रूव करना पड़ेगा। दीपक जी, मुझे लगता है, मैं कुछ कहना चाहता हूं दीपक जी, मुझे लगता है कि देखिए जिस तरह से तमाम घोटाले सामने आए हैं, जनता की अदालत में अब हम जा रहे हैं, बीजेपी भी जा रही है, देश की जनता की अदालत तय करेगी। बिल्कुल, राफेल से लेकर और पीडीएस घोटाले तक सारे के सारों का हिसाब लिया जाएगा। आपसे बहुत विनम्रता से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने अपने हिसाब से सभी वो पक्ष रखे जो आपने लगातार कहा एंटी इनकम्बेंसी। क्या एंटी इनकम्बेंसी के घोड़े पे ही चढ़ के आप चुनाव जीतना चाहते हैं? आपके पास क्या है? आप निगेटिव पे मत जाइए, आप सकारात्मक यदि किसी जनता के पास जाके अपने वोट हमारे पास एक मिनट आलोक जी पहले मुझे बोलने दीजिए। अरे पहले मुझे मेरा प्रश्न सुन लीजिए। आपकी अधीरता जो है ना, आपकी विद्वता पे धब्बा लगाता है, आपकी विद्वता पे धब्बा आपकी अधीरता लगाती है। मैं आपकी सुन तो लो यार, मेरी बात सुन लीजिए। आपको तो पहले पता ही नहीं मैं पूछना क्या चाहता हूँ।
आप पहले मेरी बात सुन लीजिए ना, पहले धैर्य से। मैंने तो अपना उंगली उठाई और तब फिर पूछा। आप अपना टर्न लीजिए ना इनसे। आप दीपक जी की निष्पक्षता पे भरोसा रखिए, आपको मौका मिलेगा। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना निगेटिव, सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी, सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी। अरे कुछ तो अपना कुछ एजेंडा लेके आओ। ये राहुल गांधी जी पता नहीं क्या वोट ले पाएंगे, उसको तो अभी तो जी आप अभी तो पूछिए, क्या 36 पॉइंट का जो एजेंडा है आज, क्या वो इन्होंने अभी नहीं तक पढ़ा है? आपने उसके बारे में एक भी चीज कही, कहा एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला। बताइए ना कहाँ है? नहीं, एक क्या अभी तक क्या था दीपक जी? एजेंडा में से, आपके एजेंडा में से एक शब्द नहीं निकला। आप लगातार एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका ये जो कंफ्यूज क्राउन है, उसको वो कभी विकल्प नहीं दे पाएगा, न किसी राज्य में, न किसी देश के चुनाव में। अरे सुन तो लीजिए, 10 साल से किसी एंटी इनकम्बेंसी के घोड़े पे आप चढ़ने की जो आप और 5 साल की सरकार में खोए रही है, आप ही की है, एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ में खोए रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक की राजस्थान में जहाँ पर आपने आम जनमत कह रहा है, वहाँ भी आप विकल्प नहीं दे पाएंगे। मैं आपको ये चीज बता दूं कि आप एक मिनट, दोनों अगर इस तरह से झगड़ते रहेंगे तो बहस क्या होगी? मैंने तो अपना टर्न लेके बात किया। इनकी आदत है कि ये लगातार दूसरों के इंटरफेयर करते हैं। आप अपना टाइम लेके बात करिए आलोक जी, मैंने तो अपना समय लेके बात किया। आलोक जी संयम रखते हैं थोड़ा, अभी बहुत डाटा है, बहुत झगड़ा बाकी है, अभी बहुत झगड़ा बाकी है। सीधे चलते हैं पूर्णिमा के पास। पूर्णिमा खोलेंगी मध्य प्रदेश का राज। बिल्कुल दीपक जी, जितनी इंटरेस्टिंग ये चर्चा और जितनी इंटरेस्टिंग मध्य प्रदेश की राजनीति, उतनी इंटरेस्टिंग अब जो 6 बड़े पत्रकार देश के ये आंकड़े रख रहे हैं, उनका ओपिनियन पोल क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। अभी देखिए पिटारा खुलेगा और इस पिटारे में से मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए क्या निकल कर आता है। सबसे पहले एनालिसिस जो हम आपको बता रहे हैं वो अनुज गुप्ता को बता रहे हैं। अनुज गुप्ता ये बताते हैं कि 125 सीटें, बड़ी सीटों का यह नंबर है, 125 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी, 95 सीटें आएंगी कांग्रेस के पास, और वहीं जो अदर्स हैं, अन्य हैं, वो 10 पर अपना खाता खोल देंगे 10 सीटों के साथ। साथ ही अरविंद मोहन क्या कहते हैं? अरविंद मोहन ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास आएंगी 85 सीटें और कांग्रेस के पास बड़ा नंबर उन्होंने दिया, 135 सीटें आएंगी कांग्रेस के पास और 10 सीटें अन्य के खाते में आएंगी। ये अरविंद मोहन का ओपिनियन पोल बताता है। इसके साथ ही तीसरे पत्रकार एनके सिंह क्या कहते हैं? बहुत कम मार्जिन उन्होंने रखा है और उनका पिटारा खुलते ही ये बताता है कि बीजेपी के पास 120, कांग्रेस के पास 110, यानी कि सिर्फ 10 सीटों का अंतर, और अन्य का खाता यहां नहीं खुल पाएगा। ये एनके सिंह का ओपिनियन पोल बताता है। वहीं प्रदीप सिंह ये कहते हैं कि बीजेपी के पास 120 सीटें आएंगी। ये पिटारा खुला प्रदीप सिंह का, 120 सीटें बीजेपी के पास, 90 सीटें कांग्रेस के पास और अदर्स के पास 20 सीटें आएंगी, 20 तक वो जा पाएंगे, ऐसा प्रदीप सिंह बता रहे हैं। राहुल देव कहते हैं कि जब उनका ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि 230 सीटों में से 118 आएंगी बीजेपी के पास, वहीं कांग्रेस के पास आएंगी 112, यानी कि बहुत कम मार्जिन है दोनों के बीच में, और अन्य का खाता यहां पर नहीं खुल पाएगा। इसके साथ ही विनोद अग्निहोत्री क्या कहते हैं वो भी इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि 95 सीटें बीजेपी के पास आएंगी, कांग्रेस पहुंच जाएगी 125 तक और अन्य के पास आएंगी 10 सीटें, ये बता रहे हैं विनोद अग्निहोत्री। अब ये औसत देखिए, सीधे गया ये औसत, यानी कि उनका एवरेज क्या कहता है। उनका ये एवरेज सबका लाइन से उनके बीजेपी कांग्रेस अदर्स के पास, और औसत ये बताता है कि 111 सीटें मिलेंगी बीजेपी को, 111 सीटें ही मिलेंगी कांग्रेस को और अन्य के पास 8 सीटें आएंगी। ये एवरेज है इन 6 बड़े पत्रकारों का, और ये है मध्य प्रदेश की 230 सीटों का हाल दीपक जी। यानी कि यहाँ पर देखिए साफ दिख रहा है कि बहुमत किसी के पास नहीं है। बहुमत किसी के पास नहीं है, लेकिन टच एंड गो की स्थिति है। सबसे पहले मैं आलोक जी के पास चलता हूँ। आलोक जी, एक लटकता हुआ फल है जिसे आपको तोड़ना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि खुद राहुल गांधी ने 2013 के अंदर कहा था कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है मध्य प्रदेश के अंदर, तो इस बार भी कांग्रेस ही कांग्रेस को हराएगी। लक्षण दिखाई दे गए हैं। देखिए मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जब ज्यादा लीडर्स हो जाते हैं और सब अपोजिशन लंबा हो जाता है, अपोजिशन का टाइम, तो इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहेगा। इस बार मध्य प्रदेश के आप खुद मान रहे हैं कि लीडर ज्यादा हैं, दोनों के अंदर आप खुद मान रहे हैं कि लीडर ज्यादा है। देखिए मैं मानता हूं दीपक जी मैं बिल्कुल साफ गोई से बात करता हूं, आपको पता है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे की खींचतान में हमें 2013 में नुकसान रहा और जिस तरह का फायदा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी माननीय राहुल गांधी जी ने जिस सख्ताई के साथ वहां पर काम किया है, जिस तरह से तमाम लीडर्स को हैंडल किया गया है और जो कांग्रेस के रियल कार्यकर्ता थे उनको टिकट दिया गया है, इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ लिए। सर
आलोक जी, इसीलिए दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है राहुल गांधी के सामने लड़ लिए। देखिए दीपक जी, कैलाश विजयवर्गीय जी अपने बेटे के टिकट के चक्कर में फेक लिस्ट तक निकाल देते हैं। मीडिया तमाम बता रहा है। हर पार्टी में इस तरह की खींचतान होती है कि मैं अपने सपोर्टर्स को ज्यादा से ज्यादा टिकटें दिलाऊं, और जब ज्यादा होती है जब पार्टी जीत की कगार पर खड़ी हो। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरह से अब एवरेज भी आई है, इंडिया न्यूज के दर्शकों को बता देना चाहता हूं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आलोक जी कि जो दीपक जी के प्रश्न का तो जवाब दीजिए। दीपक, आपने कैलाश विजयवर्गीय का नाम कहां से बीच में ले लिया? आपके पास ये फैक्ट है कि दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में झगड़ा हुआ, ये एक फैक्ट है। और आप एक कयास लगाने वाली न्यूज चंडू खाने की खबर बता रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने नहीं कैलाश विजयवर्गीय का नाम डालने का क्या मतलब है? आप पहले अपने गिरेबान की बात करिए, दूसरों की बात मत करिए। आपको क्या लगता है, क्या आलोक जी क्या लगता नहीं है मध्य प्रदेश में हुआ जो आपके यहाँ खुद आपने स्वीकार किया ईमानदारी से टेंडर घोटाला इतना बड़ा हुआ मध्य प्रदेश में, आप बीच में कैसे बोल सकते हैं? नहीं, इंश्योरेंस का घोटाला, अरे घोटाले की बात, अरे घोटालों के सरदार, घोटालों के सरदार ये बोलने लगे घोटाला जी की सरकार इस बार अरे चोरों को सारे नजर आते हैं, चोर पुरानी फिल्मी गाने के हिसाब से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि घोटालों की बात आप लोग तो न करें। कांग्रेस के पास अब घोटालों की बात करने के लिए 150 सीटें कांग्रेस की आएंगी और कोई उनका मुंह नहीं है। मैं बीजेपी अभी ये जो दीपक जी का प्रश्न था उसमें ऊपर में आइए, दीपक मैंने क्या कर दिया आइए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह में झगड़ा हुआ या नहीं? क्या उस पर मांगेंगे? क्या आप बताइए तो। पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए, उस पर मांगेंगे क्या? जवाब तो क्या मध्य प्रदेश में सुसाइड रेट किसानों का बढ़ गया, उस पर वोट मांगेंगे क्या? डॉलर की वो सब मैंने मान लिया, वो सब मैंने मान लिया, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि राहुल गांधी के सामने दिग्विजय सिंह और सिंधिया क्यों भिड़ लिए? सिर्फ इतना बता दीजिए। देखिए, मैं समझता हूं उसको लड़ाई और भिड़ाई मत कहिए आप। वोटों तो की क्या कहे अपनी उसको, सीटों के लिए वो अपने प्रयास कर रहे थे, वो अपने प्रयास कर रहे थे। मारपीट हो गई। नहीं, मुझे केवल ये बताइए कि कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा कुछ नहीं किया। पहले इसका जवाब दीजिए, कैलाश विजयवर्गीय का नाम कहाँ ले रहे हैं? अरे पहले समझता हूँ वहां पर कोई ऐसा तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं है। बात का अपने बेटे के टिकट के लिए उन्होंने क्या क्या किया हो आलोक जी देखा। मुद्दे की बात यह है दीपक जी, दिक्कत तो ये हो गई आलोक जी क्या हुआ उसमें? आलोक जी, दिक्कत तो ये हो गई कि कमेटी पर कमेटी बनानी पड़ी, हुई है उस पर चुनाव होगा। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के झगड़े के निपटाने के लिए अशोक गहलोत, अहमद पटेल, वीरप्पा मोइली, इनकी कमेटी बनानी पड़ गई राहुल गांधी को। अब बताइए इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हुआ है। दीपक जी क्या कमेटी फिर भी नहीं सुलझा मामला? दीपक जी मुझे केवल ये बताइए कि मध्य प्रदेश के लिए यहां पर कांग्रेस ने कमेटी बना दी, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी क्या भाजपा? नहीं, आप 15 वर्षों में आपने क्या किया? लड़ाई है, लड़िए ना। आपके यहाँ सिन्हा साहब ने पिछले 1 घंटे में आपके यहाँ जयचंद है, बताया आपके यहाँ मीर जाफर है, क्या किया उन्होंने मध्य प्रदेश में? क्या किया? 10 कमियां गिनवा रहा हूं, मीर जाफर और जयचंदों की भरमार है। उनका ये हो गया से दूसरे के घर में मत जाइए, दूसरों की बात अपने घर पहले अपनी बात करो। आपके अंदर में खुद ही पैदार मची हुई है। आप कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव मुझे केवल ये बताइए मैक्सिमम है कभी भी क्या घोटालों में मध्य प्रदेश टॉप में है कि नहीं? कभी चुनाव नहीं जीतती, व्यापक जैसा घोटाला चुनाव नहीं जीतती, से जाकर वोट मांगेंगे। आप पहले इसका तो जवाब दे दीजिए। जो ओपन हुआ है, जो एक ओपन फोरम में हुआ, लड़ाई हुई है, अधिकारी भी गए बेचारे, वो भी रेलवे स्टेशन पर मरे हुए। चुनाव का मौसम लगता है एनके सिंह साहब और प्रदीप सिंह जी बन गया है। प्रदीप सिंह जी, मेरा सवाल, इतने एज पर मध्य प्रदेश क्यों दिखाई दे रहा है फिलहाल? नहीं देखिए, अगर हम औसत करें तो नहीं, आप देखिए कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी कम नहीं होती। शिवराज सिंह सरकार ने पिछले 5 साल में, बल्कि कहें कि 10 साल में बहुत सारे मुद्दे कांग्रेस को दिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनमें से किसी भी मुद्दे का फायदा नहीं उठा पाई, राजनीतिक फायदा। व्यापम एक बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा बना, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई, लेकिन व्यापम की स्थिति अब यह है कि वो कांग्रेस के ही गले की हड्डी बन गया है। कांग्रेस के नेताओं पर ही व्यापम के आरोपी को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। टिकट दे दिया है, नहीं, जो विसिल ब्लोअर था उसको नहीं दिया, शायद वो नाराज हो गया है। आरोपी को दिया है, आरोपी को दिया, जिसका बेटा जेल में रह चुका है।
जिसका बेटा जेल के अंदर है, इस मुद्दे को कांग्रेस कैसे उठाएगी? देखिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों की स्थिति ये है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने में कांग्रेस कामयाब नहीं हुई है। दोनों सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की होने के कारण जिस तरह का माहौल होना चाहिए, जो 5 साल में ही वसुंधरा राजे के खिलाफ दिखाई दे रहा है, उस तरह का माहौल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं दिख रहा है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है। राज्य बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी उसके साथ नहीं है। उनकी लीडरशिप बहुत बड़ी, 40-50 नेता जो है नक्सली हमले में मारे गए, तो उसके बाद से लीडरशिप राज्य की डेवलप नहीं हुई है। और उसमें भी बुराई कांग्रेस के लिए ये हुई कि अजीत जोगी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस हो गया। एक जो थर्ड फोर्स बीजेपी को निकलने के लिए चाहिए था रास्ता, वो थर्ड फोर्स मुझे लगता है कि वो दे रही है। एंटी बीजेपी वोटों का बंटवारा हो रहा है। तो हम ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, हम मध्य प्रदेश की भी बात कर रहे हैं, हम तीनों राज्यों की बात करेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हम आपको फटाफट बताएंगे, पूर्णिमा आपको फटाफट बताएंगे कि क्या है आंकड़ा राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान में महारानी है, रानी है, कई सारे राजकुमार है, क्या होगा उनका देखेंगे ब्रेक के बाद। न्यायालय पे दहला में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पत्रकारों के ओपिनियन पोल की। ओपिनियन पोल 95% तक हमारे सटीक होते हैं। इससे पहले हमने जितने ओपिनियन पोल किए वो 95% तक सटीक थे, और अभी तक हमने 2 डाटा आपको दिखाए हैं, एक छत्तीसगढ़ का, एक मध्य प्रदेश का। आगे के डाटा के लिए चलते हैं, राजस्थान के लिए चलते हैं सीधे पूर्णिमा के पास। दीपक जी, बिल्कुल जैसा कि आप सवाल पूछ रहे हैं राजस्थान का क्या हाल है, और राजस्थान का हाल बताने से पहले मैं बता देती हूँ औसत क्या कुछ रहा मध्य प्रदेश में, जहां पर नेक टू नेक फाइट दिख रही है बीजेपी कांग्रेस के बीच में। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए खुशी की खबर है, कांग्रेस के लिए थोड़ा सा सैड मोमेंट हो सकता है। ओपिनियन पोल ये बताता है। अब राजस्थान की 200 सीटों का हाल क्या है और देश के 6 बड़े पत्रकार अपने पिटारे में उनके लिए क्या आंकड़े लेकर आए हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले अनुज गुप्ता का एनालिसिस ये कहता है कि 80 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी, 110 सीटें कांग्रेस के पास आएंगी और वहीं 10 अन्य के पास आएंगी। आपको पहले ये बता दूं कि राजस्थान में पत्रकारों का जो एनालिसिस है वो आलोक जी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान ला सकता है। अब अरविंद मोहन क्या कहते हैं? अरविंद मोहन का एनालिसिस ये कहता है कि 60 सीटें आएंगी बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास बड़ा आंकड़ा 130 का आएगा, वहीं अदर्स के पास 10। ये एनालिसिस अरविंद मोहन का है। एनके सिंह ये कहते हैं कि 60 सीटें आएंगी बीजेपी के पास और 130 सीटें कांग्रेस के पास और 10 अदर्स के पास। लगभग एनके सिंह और अरविंद मोहन का एनालिसिस एक जैसा है। प्रदीप सिंह कहते हैं कि राजस्थान की 200 सीटों में से 75 सीटें, ये उनका पिटारा खुला, 75 सीटें बीजेपी के पास, 115 सीटें कांग्रेस के पास और 10 सीटें अन्य के पास आएंगी। ये प्रदीप सिंह का एनालिसिस, उनका ओपिनियन पोल कहता है। राहुल देव ये कह रहे हैं कि 65 सीटें आएंगी बीजेपी के खाते में, 135 सीटें कांग्रेस के पास आएंगी और अन्य यहां पर अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे। ये राहुल देव, एक वरिष्ठ पत्रकार, उनका ओपिनियन पोल कहता है। विनोद अग्निहोत्री यहां पर ये बता रहे हैं कि 65 सीटें बीजेपी हासिल करेगी राजस्थान में होने वाले चुनावों में, 135 सीटें कांग्रेस के पास आएंगी और वहीं अन्य यहां पर भी अपना खाता नहीं खोलेंगे। ये 6 पत्रकार और उनका एनालिसिस। अब औसत क्या है वो आप फटाफट से देख लीजिए। औसत अब ये बता रहा है कि 67 सीटें, ये देख लीजिए, 67 सीटें आएंगी बीजेपी के खाते में और वहीं 126 सीटें आएंगी कांग्रेस के खाते में और अदर्स के पास आएंगी 7 सीटें। यानी कि यहां पर बीजेपी के लिए बैड न्यूज है और कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। दीपक जी, ये राजस्थान की 200 सीटों का हाल है। ओवर टू यू। आलोक जी मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन उससे पहले मैं जान लेता हूं एनके सिंह साहब से। एनके सिंह साहब, महारानी ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग इतने खफा हो गए उनसे? नहीं, महारानी ने कतई डिलीवरी के फ्रंट पे अगर आप देखें तो होता यह है कि अगर आपका जीडीपी बहुत अच्छा है, अगर आपको वाकई जनता की चिंता है ताकि अगले इलेक्शन में वोट मिले, तो आपको डिलीवरी पे जाना होगा कि प्रोडक्ट्स को, वेलफेयर को डिलीवर करें। छत्तीसगढ़ क्यों आ जाते, हम ये मुतमईन है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आएगी। हम गए थे वहां छत्तीसगढ़ और अभी हमने दांतेवाड़ा वगैरह एक चप्पा घुमा वहां पे, मध्य प्रदेश भी गए थे। डिलीवरी के फ्रंट पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को, जो टेक्नोलॉजी है उसको अगर किसी एक राज्य ने
गवर्नेंस में अप्लाई किया है, डेवलपमेंट में अप्लाई किया है, तो वो दमन सिंह ने किया है। और उसकी वजह से ये है कि डिलीवरी पहुंच रही है। दांतेवाड़ा के एक सुदूर इलाके में मैं हाईवे पे था, अचानक एक ये जो होता है अपने कंधे पे एक बांस का वो लकड़ी लिए हुए एक महिला दोनों तरफ सिलेंडर गैस का लादे हुए जा रही थी और वो पगडंडी की तरफ उतर रही थी। तो कई रिपोर्टर दिल्ली के हमारे साथ गए थे, आपके यहाँ का भी रिपोर्टर गया था आपके चैनल का, और उन लोगों ने अचानक रोका और उससे सवाल करना शुरू किया, कहां से लाई हो? उसने कहा साहब सरकार ने दिया है। तो पैसा लगा? तो नहीं, कोई पैसा नहीं लगा। तो इसको जलाना आता है? उसने कहा नहीं मुझे जलाना नहीं आता, घर में जाके पूछेंगे। हाईवे से वो पगडंडी की तरफ बढ़ रही थी, उसके चेहरे पे उत्साह था। तो ये जो डिलीवरी वाला है वो सिंसियर डिलीवरी अगर आप चुनाव के 1 साल पहले भी कर देते हैं तो वो मैटर करता है। वसुंधरा राजे ये बिल्कुल नहीं कर पाई। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर डिफर करूंगा, मैं आपसे इसलिए डिफर करूंगा क्योंकि अभी तक सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ राजस्थान के अंदर मिल चुका है। ये एक ऑडिटेड फिगर है जिसको मैं बता रहा हूं। तो डिलीवरेबल्स उज्ज्वला योजना जो थी वो केंद्र सरकार की थी, राज्य की नहीं। ठीक उसी तरह अगर हम इसकी बात करें इन डिलीवरेबल्स की, तो ऐसे 2 करोड़ लोग राजस्थान के अंदर मौजूद हैं जिनको ये लाभ मिल चुका है। भाई मुझे लगता है कि इस फिगर को जरा सा गौर कीजिएगा। राजस्थान की पॉपुलेशन करीब 5 करोड़ के आसपास होगी। 2 करोड़ को अगर ये मिल गया है, प्रोडक्ट्स मिल गए हैं, वेलफेयर स्कीम्स मिल गई है, तो मुझे लगता है कहीं कुछ सोचना पड़ेगा। क्योंकि 40% डिलीवरी अगर हो जाती है किसी राज्य में तो मुझे नहीं लगता कि उसको वोट नहीं मिलेंगे। इस फिगर को मैं क्वेश्चन तो नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि राजस्थान के फिगर्स मुझे और भी डेवलपमेंट के मालूम है और उस फ्रंट पे जो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है वो बिल्कुल नहीं हुआ है, डिलीवरी बिल्कुल नहीं वहां पहुंची है। खास करके हेल्थ एजुकेशन इस फ्रंट पे बहुत पुअर रहा है। इसके ठीक उल्टा छत्तीसगढ़ में ये डिलीवरी पहुंची है। और खास करके जो आपका फूड स्कीम है जो पीडीएस कहते हैं, उसमें आप ताज्जुब करेंगे कि 40 किलोमीटर से एक आदिवासी आता है और 40 किलोमीटर से आने के बाद 35 किलो अनाज लाद के और वो 2 दिन चलता है और वहां पहुंचता है, लेकिन वो अनाज मिलता है उसको। अभी कोशिश ये हो रही है कि अंदर भी जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक प्लस पॉइंट है जो कि वसुंधरा राजे नहीं कर पाई हैं। और ऐसा नहीं है कि राजस्थान में गरीबी नहीं। हाँ, दूसरा ये कि आपको याद होगा अभी 2 महीने पहले की बात है कि राजस्थान में आपका ये जो लहसुन होता है, लहसुन की खेती की उस आदमी ने और ये माना कि जो 3500 रुपए क्विंटल बिक रहा था अब की बार भी बिकेगा। अब की बार वो 200 रुपए से 500 रुपए भी बिक रहा। जैसे ही उसने रेट सुना तो उसने वो खाया अपना वो क्या होता है जो पेस्टिसाइड खाया और अपने घर पे मैसेज कर दिया कि अब दुनिया से अब जा रहे हैं। और वही मंडी में किया उसने, इसलिए कि आपने उन प्रोडक्ट्स का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्रॉपर रेट जो होता है वो नहीं डिसाइड किया, जिससे ये दिक्कत आई। यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी किसानों की थी, लेकिन अचानक ये रियलाइज हुआ मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर को, उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। भारत में सबसे ज्यादा 1950 रुपए गेहूं का एमएसपी मध्य प्रदेश ने दे दिया। अब ये टेम्पररी हो सकता है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर वाकई सिंसियरली कुछ करना चाहता है जनता के लिए तो चीजें बदल सकती है। लेकिन मैं आपको एक ध्यान दिलाना चाहूंगा अमिताभ जी, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी जी से बैर नहीं। तो अब इस नारे के सहारे चलना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी जी से बैर नहीं, मतलब इतनी अनपॉपुलर हो गई है महारानी। दीपक जी, सभी आपके जितने भी सम्मानित पत्रकार हैं उनकी अपनी ओपिनियन को मैं सम्मान से ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान के जो भी पिक्चर उनके सामने उन्होंने सोचा है या देखा है, उसके अलावा एक और चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनका परसेप्शन का कारण है, क्योंकि ये जनमत सर्वेक्षण नहीं है, उनकी अपनी आकलन की जो विद्वता पर आधारित आकलन है, उनकी समझदारी का आकलन है। मैं जैसे कि पीछे भी कई कारणों पे उनके अभी आकलनों पे मैंने ज्यादा चर्चा नहीं की, वैसे इस पे भी इसलिए नहीं चर्चा करना चाहता क्योंकि वो उन्होंने सोचा है और उन्होंने विश्लेषण किया। राजस्थान के इतिहास को देखें तो वहां पर हमेशा 5 साल के बाद नई सरकार का गठन होता है। वहां पर कभी भी ऐसा बहुत एक्सेप्शनली कभी रेयर केस में हुआ है कि रेयर केस में हुआ है भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार 93 में रिपीट हुई, लेकिन वो रिपीट कैसे हुई थी, वो एक तो अल्पमत की सरकार थी, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री उनके नाते उन्होंने शपथ ली थी। वहां पर रिपीट परफॉर्मेंस बहुत मुश्किल है। एक तो ये इन सभी विद्वान पत्रकारों की आकलन का कारण हो सकता है, लेकिन देखिए दोनों चीजें हैं। जैसा आपने अपने प्रश्न में ये बात बड़ी अच्छी कह दी कि वहां इस बार जो एडवांटेज स्क्वायर है
वसुंधरा जी ने जो भी किया वो उनका परसेप्शन है, क्योंकि वो एक आपने खुद कहा महारानी है, तो महारानी की अपने कार्यशैली होती है। उसके अलावा उनके साथ एडेड एडवांटेज में मोदी जी हैं, और मोदी जी और उनका दोनों का, जैसे कि आप मैं कि यहाँ पर कोई आर्गुमेंट करने नहीं आया हूँ, ये तो बड़े पत्रकार हैं, लेकिन देखिए वहाँ भामाशाह योजना जो है, या भामाशाह की जो स्वास्थ्य योजना है, या वैसे ही जैसे मातृशक्ति कल्याण योजना जो सारी बनी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। मैं ये नहीं कर रहा कि आप लोग जो पत्रकार लोग कह रहे हैं वो हवाबाजी कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, मैं भी राजस्थान में गया हूँ, और ये जो सारे आकलन है उसके पीछे जो सबसे पहला मुद्दा है वो यही है कि चूंकि वहां रिपीट परफॉर्मेंस नहीं होती, इसलिए फॉरगॉन कंक्लूजन है, वहां तो सरकार हारेगी। मैं ऐसा नहीं, और खास करके एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, नो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उस स्थिति में जो केंद्र सरकार की, आपने दीपक जी धन्यवाद, आपने जो इतनी बड़ी बात कही, क्योंकि ये उज्ज्वला योजना इतनी बड़ी योजना है कि वहां एक घर में यदि एक गैस जाता है तो उससे कम 5 से 6 लोग प्रभावित होते हैं। वहां उनका चूल्हा जो धुएं वाला था वो बंद हुआ, वहां की गृहिणियों का सशक्तिकरण हुआ, वो सब कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा। और साथ में जो मातृ शक्ति कल्याण योजना, देखिए राजस्थान का चुनाव जो है वो ये लगता है कि आप जो अभी नारा आपने दिया वो प्रधानमंत्री की एक सभा में ही नारा लगा था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी जी से बैर नहीं। तो ये स्थिति निश्चित एक परसेप्शन बना है, और वो परसेप्शन बना है वसुंधरा राजे के व्यवहार के कारण और उनके अफसरों के व्यवहार के कारण, और वो परसेप्शन गलत नहीं है, तो उसका असर भी है जनता में। अब सवाल ये है, वहां नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की गुडविल बहुत ज्यादा है राजस्थान में। अगर इन 3 राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तुलना में जो ओपिनियन पोल के आंकड़े बता रहे हैं वो राजस्थान में ज्यादा है। तो क्या प्रधानमंत्री की गुडविल, मुख्यमंत्री की ये जो अलोकप्रियता है उस पर भारी पड़ेगी? ये चुनाव नतीजे में एक बड़ी भूमिका निभाएगा, ये बड़ी भूमिका निभाएगा और ये इंडिकेटर भी होगा। और मैं इसमें से एक बात और जोड़ना चाहता हूं, आलोक जी आपके पास आऊं उससे पहले एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो टाइम दिया उसमें उन्होंने राजस्थान को भरपूर टाइम दिया। 7 दिसंबर को वहां पर पोलिंग होनी है, 7 दिसंबर तक का वक्त है, भारतीय जनता पार्टी अपना खोया हुआ ग्राउंड रिगेन कर सकती है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद आलोक शर्मा जी, आपकी वहां भी खच्चर फंसी हुई है। एक तरफ सीपी जोशी है, सीएम बनने के लिए तैयार बैठे हैं, दूसरी तरफ अशोक गहलोत सीएम बनने के लिए तैयार बैठे हैं, तीसरी तरफ सचिन पायलट तैयार बैठे हैं। तो इतने सीएम के बीच तो जनता कंफ्यूज हो जाएगी ना, कंफ्यूज कर रहे हैं आप उनको। देखिए, मैं समझता हूं कि जो भी विधायक दल आएगा वो विधायक दल अपना नेता चुनेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा, उस पर अभी कोई बड़ा पुराना जुमला है ये। आप भी मोदी जी की तरह जुमले बोलने लग गए, लेकिन आपके राष्ट्रीय आप भी मोदी जी की तरह जुमले बोलने लग गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष कंफ्यूज है, खुद कहा उन्होंने, इसलिए तो उनके लिए जुमला आ गया है कंफ्यूज क्राउन। तो देखिए, जुमलों से देश कंफ्यूज हो गया है, सही अब देश कंफ्यूजन से बाहर आ रहा है। चलिए, अब देश कंफ्यूजन से बाहर आ रहा है। मैं 2-3-4 आंकड़े दीपक जी देता हूं इंडिया न्यूज के दर्शकों को। जिस समय पर अभी सिन्हा साहब की महारानी जो है वो सत्ता में आई थी, उस समय पर 1.09 लाख कर्जा था राजस्थान सरकार पर। आज 310, मतलब लगभग 3 गुना कर्जा है। 8 लाख ऐसी योजनाएं हैं, छोटे काम है जो वहां पर गांव के अंदर पेंडिंग पड़े हैं। SC/ST के ऊपर अत्याचार में फर्स्ट नंबर पर है, महिला के ऊपर अत्याचार में सेकंड नंबर पर है। पिछले 5 साल में कहां के आंकड़े देखिए आलोक जी, किसी नेशनल चैनल पे चंदू खाने की खबरें मत सुनाइए। नहीं, लगातार आप गलत आंकड़े दे रहे हैं, ये मिथ्या भाषण है। नहीं, आपके आंकड़ों का पॉइंट्स में बता रहा हूं, अब तो आपको यकीन होगा नहीं होगा। मैं भी बोलना शुरू करूं, सही आंकड़े तो आपका दे दीजिएगा। जहां तक बात है, आपका जहां तक प्रदीप जी ने जो बात कही, साहब मोदी जी का ग्राफ बहुत करिए, आंकड़ों की बात करेंगे। मैं केवल अपना डेटा पे स्रोत बताइए, सोर्स बताइए। नहीं, ऐसे आप कुछ भी ऐलान बना पड़ेगा, मैं नहीं मानने वाला ना। ये सिन्हा जी, आपके पूरे वक्तव्य में बीच में नहीं बोला मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपका, लेकिन आप मुझे केवल ये भाषण मोदी जी की वहां पर बहुत ज्यादा कोई नहीं, ग्राफ बहुत ज्यादा है वहां पर।
अरे तो उसका प्रदीप कुछ साहब स्रोत मुझे तो केवल बताइए, अलवर और कोई अजमेर स्रोत के तो 2 बताइए। इलेक्शन हुए थे लोकसभा के। नहीं, आप उसका हम स्रोत जो बताइए। सीटें कुछ भी 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, हम 8 लाख करोड़, अरे वोटों से क्या है? जीते। नहीं, ये चंदू खानी की खबर लोकसभा है, की माफी एक चाहता हूँ। सीट नहीं, पर नहीं, ये अजमेर गलत और बात। अलवर में अरे भाई, मैं तो आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने जो देश में और राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उस समय आपने जो घोटाले किए वहां हमें नहीं पता, वो 1.5 लाख करोड़ थे। आप बताइए की फसल कटी है, ये 1950 रुपए का मिनिमम सपोर्ट प्राइस था और बाजरा 1200 रुपए में किसी ने नहीं उठाया वहां पर। भामाशाह योजना और स्किल डेवलपमेंट योजना में जितना बड़ा घोटाला हुआ है। अच्छा, जो योजना है सब घोटाले। अरे घोटाले की बात आप कहां से करते हैं? केवल लहसुन के किसानों ने घोटालों के सरदार की सरकार है। लहसुन के किसानों ने आत्महत्या की है। घोटालों की बात मत करिए, आप अपनी बात करिए कि आप राजस्थान के सामने क्या विकल्प दे रहे हैं और आप राजस्थान को विकल्प क्या दे रहे हैं, इसकी बात करिए ना आलोक जी। महारानी ने राजस्थान का बेड़ा आप लगातार क्या निगेटिव कैंपेन ही करेंगे? आप कुछ ऐसी बात भी तो कहिए कि राजस्थान के लिए आपके पास क्या है। आज तक बीजेपी जो है अभी तक एक शब्द नहीं कहा तीनों राज्यों में कि आप जो है बोलते रहेंगे। भाजपा वालों की आदत हो गई है बोलते रहने की। अच्छा, देश को गुमराह करते रहिए, जुमले छोड़ते रहिए, आंकड़ों पर बात कर रहा हूं, बस कोई तथ्य नहीं। ये महारानी मान रहे हैं उनको आज भी, हम इनका शुक्रगुजार करेंगे कि बीजेपी की मानसिकता आज भी महारानी और महाराजाओं वाली। आलोक जी, आपकी बात सुनने के बाद मुझे आज लग रहा है और कई बार मैंने ऐसा महसूस किया कि बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान में आ चुकी है। आप बुलेट की तरह छूटते हैं और बुलेट ट्रेन की तरह चलते हैं। इसी नहीं दीपक जी, बिल्कुल देखिए ना, इसी लाइटर नोट पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे, तब विश्लेषण हमारा जारी होगा। हम बात करेंगे बिग पिक्चर की, 2019 की, क्योंकि 2019 को भी समझना 2018 के परिप्रेक्ष्य में बेहद जरूरी होगा कि आखिरकार 2019 के लिए किस तरह के समीकरण इन तीनों राज्यों से निकलेंगे। हैं तो 5 राज्य, लेकिन हम 3 की बात कर रहे हैं, इसलिए इन 3 पर बात करेंगे क्योंकि हिंदी हार्टलैंड के राज्य हैं और यहां से भारतीय जनता पार्टी का काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। एक ब्रेक। नहले पे दहला पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस राज्य में क्या होने जा रहा है। हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वहां बीजेपी आसानी से सरकार बनाते हुए दिख रही है। मध्य प्रदेश का मामला फंसा हुआ है, 111 दोनों को है। बहुमत का आंकड़ा 115 का है, 116 का है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां बहुत ही कंफर्टेबली कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका केंद्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। आलोक शर्मा जी, क्या आप जो काठ की हांडी चढ़ाने जा रहे हैं? आलोक शर्मा जी, लगता है आलोक जी के पास कनेक्शन नहीं है। अमिताभ जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, आ गई आवाज? आ रही है आपके पास आवाज? मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो आप कोशिश कर रहे हैं अलायंस की, क्या वो अलायंस 2019 के लिए हो पाएंगे? क्योंकि इन चुनाव में आपको बीएसपी ने भी झटका दिया, आपको एसपी ने भी झटका दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आप कहीं भी अलायंस नहीं कर पाए, अपने आप को ग्रांड ग्रेट पार्टी नहीं साबित कर पाए इन छोटी पार्टियों के सामने। दीपक जी, मैं समझता हूं कि अभी राज्यों के चुनाव हैं और केंद्र का जब चुनाव होगा तो उसके अलग परिप्रेक्ष्य होंगे। जहां तक बात अलायंस की है तो जिस तरह से अभी चंद्रबाबू नायडू साहब ने जिस तरह से किया और मध्य प्रदेश के अंदर जेडीयू स्वयं जाकर बिहार से उठकर चुनाव लड़ रही है, तो राज्यों के अंदर अपने अपने समीकरण सबके अलग हैं और ईडी, सीबीआई और तमाम भूमिकाएं क्या रही हैं वो समय आने पर पता चलेगा देश को। लेकिन इतना जरूर है कि देश की जनता ये मन बना चुकी है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी को उखाड़कर फेंक देना है और राज्यों के अंदर फिर टैक्टिकल जिस तरह से चुनाव का अलायंस होगा उसके बाद आप देखिएगा कि बीजेपी को, केंद्र की सरकार को ये जनता उखाड़ कर फेंक देगी। आपको नहीं लगता आपने इन छोटी पार्टियों को बार्गेनिंग पावर दे दिया है? आलोक शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि इस अलायंस को टुकड़ा कर या ये अलायंस न कर इसको आप कहेंगे कि कच्चे तौर पर आप इम्तिहान के अंदर जा रहे हैं, कच्ची तैयारी के साथ? अगर आप इसमें अलायंस सीमेंट कर लेते तो इनको बार्गेनिंग का मौका न मिलता। अब आपसे ऊट पटांग सीटें मांगेंगी। दीपक जी, हमने किसी को भी ठुकराया नहीं। स्वयं समाजवादी किसी ने आपको अपनाया भी नहीं। ने कहा कि हम चुनाव अगर आपने ठुकराया नहीं तो किसी ने आपको अपनाया भी नहीं। कि हम नहीं देखिए
देखिए, अगर कोई जायज बात होती तो उसको जरूर माना जाता, लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने ही स्वयं अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करने शुरू कर दिए तो उसके बाद वो ऑप्शन भी बंद हो गया। मुझे लगता है कि समय आएगा। पिछली बार भी मध्य प्रदेश के अंदर बसपा का मात्र 2% वोट थे, 2% सीट थी, 4% से कम वोट परसेंटेज था। नहीं, 4% था, 4 पॉइंट समथिंग, और 2% के करीब सीट थी, 4 सीटें आई थी। मुद्दा यह है कि आने वाले समय में देश की जनता समझ रही है कि वोट कटवा पार्टियों को वोट नहीं देना चाहिए। बीजेपी को हराना है तो इन तरह के जो छोटी छोटी पार्टियां हैं इनको सबको साइडलाइन करना पड़ेगा, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि सब तमाम विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को हराएगा, मोदी जी की गलत नीतियों को हराएगा, बीजेपी की सरकार की गलत नीतियों को हराएगा। आज जिस तरह से महंगाई है, आलोक जी आप ये कह रहे हैं कि बीएसपी एक वोट कटवा पार्टी है? देश की जनता, देखिए, देश की जनता तय करेगी कि मध्य प्रदेश में बीएसपी क्या सरकार बनाने की फॉर्म में है, क्या बीएसपी वहां पर ज्यादा सीटें जीतने की पोजीशन में है, नहीं है। तो स्वाभाविक है कि अगर आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो केवल मध्य प्रदेश में नहीं, बसपा को उत्तर प्रदेश की जनता भी बताएगी कि बीजेपी की मदद इनडायरेक्टली कैसे की जाती है। नहीं तो मैं ये ब्रेकिंग न्यूज चला दूं कि आपने कहा कि बीएसपी मध्य प्रदेश में एक वोट कटुआ पार्टी है, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन के हवाले से। बिल्कुल, देखिए क्या वो सरकार बनाने के, दीपक जी मैं केवल ये कह रहा हूं कि क्या मध्य प्रदेश के अंदर बसपा सरकार बनाने की पोजीशन में है, क्या वो ज्यादा सीटें जीतने की पोजीशन में है? अगर नहीं है तो वो किसको फायदा दे रही है? अच्छा, उसका रिवर्स, मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं कि ब्रेकिंग न्यूज बनाइए कि बीएसपी नहीं, बीएसपी जो है वो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी ताकत लगा रही है। हिसाब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी वोट कटवा हो गई। आपके इसी तर्क को माने, देखिए, अगर कांग्रेस में कांग्रेस वोट कटवा की देखिए स्थिति में है, नहीं ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में एक सीमेंटिंग फोर्स के तौर पर काम करती है हमेशा से। जब अलायंस में हम गए हैं, बाई इलेक्शन हो चाहे बिहार का इलेक्शन हो, हमने सीमेंटिंग फोर्स का काम किया है, और सीमेंटिंग फोर्स में हमने तमाम विपक्षी दलों को साथ मिलाकर पूरी तरह से भाजपा को शिकस्त दी है। लेकिन मुझे बताइए, बसपा का क्या आज तक मध्य प्रदेश में रोक रहा है? मैं फिर कहूंगा दीपक जी कि बसपा वहां पर भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए खड़ी है। मुझे बोलने को कहा पूरी तरह से आप ब्रेकिंग बनाइए कि बसपा बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। इतने आत्मकेंद्रित स्वार्थिक मानसिकता से गठबंधन नहीं बनते। आपकी संकीर्णता ने तय कर दिया कि गठबंधन वो अभी वो उनका सुन लीजिए, बिहार में क्या आपने खुद कहा कि आप सीमेंटिंग फोर्स है, तो आपकी और राहुल गांधी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उसका क्या नतीजा हुआ? आप ऐसी बातें न करें। अब ये बताइए कि क्या आप उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप मन बना लीजिए कि आप गठबंधन के लिए आपके पास है भी कि नहीं। और ये मैं आपको बता दूं कि आप चाहे गठबंधन या गठबंधन के बगैर 11 दिसंबर जाएंगे तो आपका विकल्प क्या है? क्या राहुल गांधी आपका विकल्प कौन होगा? राहुल गांधी चले जाएंगे। प्रधानमंत्री का विकल्प कौन है? राहुल गांधी, जो 11 बजे के बाद 11 दिसंबर को बीजेपी के प्रवक्ता टीवी स्टूडियो में आना बंद कर देंगे। सोना निकालता है, क्या वो प्रधानमंत्री का आपका कैंडिडेट होगा? अरे भाई, वो अधूरी स्टेटमेंट है, लेकिन 700 करोड़ की वोट लेकर मोदी जी पीएम बने, अधूरा स्टेटमेंट उसने खुद कहा। उन्होंने आप मुझे केवल ये बता दीजिए, पेट्रोल और डीजल इतने महंगे क्यों कर दिया? आप क्या बोलेंगे नहीं कि राहुल गांधी ने खुद कहा कि हम कंफ्यूज हैं? और दूसरी बात, कंफ्यूज तो मोदी साहब है, पूरे देश को गुमराह किए चले जा रहे हैं। 1 लाख के मुद्दे पर बात नहीं करते, नोटबंदी पर वोट मांगिए ना जाकर। आप कौन मना कर रहा है? आपको मांगिए नोटबंदी पर वोट। दूसरी किसने मना किया? बता दूं, कहिए हमने किसानों के कर्जे माफ कर दिए, उत्तर प्रदेश में मांगिए वोट। कौन मना कर रहा है? आपके पास कहिए छत्तीसगढ़ में हमने बहुत काम किया किसानों के लिए, मांगिए वोट। आलोक जी, कौन मना कर रहा है? आलोक जी बिल्कुल, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव में चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, से किसानों को आपके पास है नहीं, 2 रुपए और विकल्प के अभाव में ही आप पूरी तरीके से भूल जाएंगे। लेकिन उसके अलावा जो मुद्दे हैं उसमें भी आप मुद्दों पे तीनों राज्यों में हराएंगे, 5 राज्यों में हराएंगे आपको। एक सरकार जैसा दीपक जी ने कहा ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और मैं आपको बता दूं, दिवाली या हिंदू मुसलमान, गाय गौ गंगा का शिकार है। अब देश की जनता पूछ रही रोजगार नहीं है, और आप देश की जनता पूछ रही है, किसान पूछ रहे हैं फसल का मूल्य कहाँ है? ये नहीं होगा। आपके पास न विकल्प है, न हमने घोषणा पत्र दिया है 36 बिंदुओं का छत्तीसगढ़ में। आलोक जी, आपका घोषणा पत्र कहाँ है? जरा बता दीजिए, कब आएगा? चुनाव में भी
चुनाव के रिजल्ट नतीजे आएंगे और केंद्र सरकार के भी जब केंद्रीय चुनाव अभी तक गुजरात को छोड़कर आपकी सरकार किसी भी राज्य में रिपीट नहीं हुई है। आपकी अभी डिलीवरी का टाइम आया, जनता सवाल पूछे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा रिपीट कर लिया। कर्नाटक में जैसे आपने अनहोली अलायंस किया है, आप लगातार जिसको गाली देते रहे उसके साथ जाके आपने सरकार बनाई। वो तो अनहोली हो गया, पीडीपी के साथ बड़ा होली था। पीडीपी तो देश का हित हुआ था, पीडीपी के साथ तो बड़ा होली था। चर्चा करिए, आप जैसे लोगों ने तो धारा 370 हटाएंगे, जवाहरलाल नेहरू की वजह से देश खमियाजा भुगत रहा है। आपकी समस्या कहाँ पहुंच गए? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से ट्रेवल करते हुए हम कश्मीर पहुंच गए। मुझे लगता है कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक की हम चर्चा करेंगे, लेकिन 11 दिसंबर के बाद, क्योंकि 11 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने हैं और सबसे तेज नतीजे आप देखिएगा आप इंडिया न्यूज पर। लेकिन हम आपको बता दें, शो के कंक्लूजन में हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आज के हमारे इस ओपिनियन पोल को आप गांठ बांध कर रख लीजिए। ये 90 से 95% सटीक साबित होगा 11 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तब। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।